वन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए ट्यूशंस। तो हमने अपनी कल की क्लास में बेसिक्स ऑलमोस्ट ख़त्म कर लिया था। रेट्स ऑफ टैक्स, सरचार्ज, मार्जिनल रिलीफ, रिबेट वगैरह सब टॉपिक कर लिया था। एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू। तो आज फटाफट वो ख़त्म करके फिर हम अपना नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ रेजिडेंशियल स्टेटस चैप्टर ख़त्म करेंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन हर अटैम्प्ट में ज़रूर आता है। तो फटाफट इसे ख़त्म करते हैं। कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू। आपने कैपिटल और रेवेन्यू तो हमेशा से बचपन से सुनते आते होगे, +1 से आप सुनते आ रहे हो। कैपिटल क्या होता है, रेवेन्यू क्या होता है। कैपिटल मतलब लॉन्ग टर्म, रेवेन्यू मतलब शॉर्ट टर्म, यही आपने सुना होगा। बट टैक्स के अकॉर्डिंग कैपिटल और रेवेन्यू आइटम्स कौन सी हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट कौन सी हैं टैक्स के अकॉर्डिंग, टैक्स लॉज के अकॉर्डिंग। टैक्स में उनका कैसे ट्रीटमेंट होता है वो सब हम इसमें देखने वाले हैं। ज़्यादातर इसका क्वेश्चन आता नहीं है, बट जब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे तो एक दो अटैम्प्ट में 2018 और 19 में आया था इसका थियोरी क्वेश्चन। कई बार आ सकता है, अगर इंस्टीट्यूट चाहे तो डाल भी सकती है, तो इसलिए हम क्यों छोड़ के जाएं, एक बार पढ़ ही लेंगे ना इसे। तो कैपिटल रिसीट भी होती है, पेमेंट भी होती है। रेवेन्यू रिसीट भी होती है, पेमेंट भी होती है, नॉर्मल सी बात है। टैक्स ट्रीटमेंट इनका अब कैसे होता है, कैपिटल रिसीट, कैपिटल पेमेंट, रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू पेमेंट्स का टैक्स ट्रीटमेंट कैसे होता है। कैपिटल रिसीट इज़ नॉट लाइबल टू टैक्स अनलेस स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड इन द एक्ट। जो आपकी कैपिटल रिसीट होती है ना, वो जनरली टैक्सेबल नहीं होती हैं। अगर हमारे टैक्स लॉज में स्पेशली लिखा है कि ये वाली कैपिटल रिसीट टैक्सेबल होगी, तो वही वाली कैपिटल रिसीट टैक्सेबल होगी। नॉर्मल कैपिटल रिसीट्स आपकी टैक्सेबल नहीं होती है। कैपिटल रिसीट मतलब जो काफ़ी टाइम बाद हमारे कैपिटल रिसीट की डेफिनेशन में हम ये भी देखते हैं ना कि कभी कभी होने वाली इनकम्स है ना, लॉन्ग टर्म की इनकम्स, उसे कैपिटल रिसीट कहते हैं। वैसे हम देखेंगे कि टैक्स के अकॉर्डिंग कैपिटल रिसीट्स वगैरह क्या होने वाला है। अभी के लिए इतना देखो कि इनके टैक्स ट्रीटमेंट क्या होती है। कैपिटल रिसीट जर्नली टैक्सेबल नहीं होती है अनलेस स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड इन द एक्ट। अगर एक्ट में उन्होंने स्पेशली बोल दिया कि जब आप मोटर कार सेल करके लेके आओगे उससे जो इनकम होगी वो टैक्सेबल होगी, तो आपको करनी पड़ेगी। ऐसा बोला नहीं है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर आप ज्वेलरी सेल करते हो तो उससे इनकम होगी, वो टैक्सेबल होगी, तो आपको करनी पड़ेगी। कैपिटल रिसीट जनरली नहीं टैक्सेबल होती है, बट स्पेशली बोल दिया तो कर देंगे। Whereas revenue receipt is not exempted unless specifically provided in the act। और जो रेवेन्यू रिसीट होती है ना, वो जनरली टैक्सेबल होती है। अगर उन्होंने स्पेसिफिकली बोल दिया तो वो वाली रेवेन्यू रिसीट टैक्सेबल नहीं होगी। वैसे जनरली रेवेन्यू रिसीट टैक्सेबल होती है और कैपिटल रिसीट टैक्सेबल नहीं होती है, बट कुछ स्पेशली बोल देंगे तो वो तो आपको करना ही पड़ेगा। सिमिलरली कैपिटल एक्सपेंडिचर इज़ नॉट अलाउड एज एक्सपेंसेस। एक्सपेंडिचर आप क्या करते हो, अपनी इनकम में से एक्सपेंस को माइनस करते हो ना, और आपकी टैक्सेबल इनकम निकल जाती है। जो एक्सपेंस आपको टैक्स से फ्री होते हैं, एग्जम्प्टेड एक्सपेंस वगैरह, वो माइनस करते हो। सॉरी, जो आप इनकम में से आपको एक्सपेंस की डिडक्शन मिल सकती है, वो एक्सपेंस माइनस करते हो तो आपकी टैक्सेबल इनकम आ जाती है ना, जितनी इनकम के ऊपर आपको टैक्स पे करना है ना। इनकम में से जो आपके डिडक्शंस हैं एक्सपेंस की, जिनकी आपको डिडक्शन मिल सकती है, वो वाले एक्सपेंस माइनस करोगे। जो एक्सपेंस की डिडक्शन नहीं मिल सकती वो नहीं माइनस करोगे। तो उन्होंने बोला कि कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं वो जनरली अलाउड नहीं होते एज एन एक्सपेंस। मतलब आप उनकी डिडक्शन नहीं ले सकते, अपनी इनकम में से वो एक्सपेंस माइनस नहीं कर सकते। देखो, मेरे को इनकम हुई 3000, मैंने बोला कि मेरे को बिज़नेस से इनकम हुई है 3000। मैंने बोला मेरे को ये बिज़नेस से 3000 इनकम कमाने के लिए ना 1000 का खर्चा करना पड़ा। पहले मैं रॉ मटेरियल लेके आई, मशीन में प्रोडक्शन हुई, मैंने बेचा प्रोडक्ट, फिर जाके मेरे को 3000 मेरा पैसा आया है, और मेरे 3000 में से 1000 मैंने एक्सपेंस किया है। तो आप मेरी इनकम पूरी 3000 कैसे टैक्सेबल कर सकते हो। 3000 में से मेरा 1000 का खर्चा माइनस करो, उसके बाद मेरी इनकम आएगी ना, उसके ऊपर टैक्स लो, है ना। तो ये 1000 के एक्सपेंस की आपको डिडक्शन मिली इनकम में से। बट कैपिटल एक्सपेंस जो आप करते हो ना, उसकी आपको जनरली डिडक्शन नहीं मिलती है, बट अगर स्पेसिफिकली बोल दिया तो मिल जाएगी। उसी तरह से जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करते हो ना, उसकी आपको जनरली डिडक्शन मिल जाती है उस एक्सपेंस की, बट अगर स्पेसिफिकली बोल दिया है तो उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। देखो बेटा, सिंपल सी बात है, जो आपका इनकम टैक्सेबल नहीं हो रही है उसके एक्सपेंस की हम डिडक्शन क्यों दें, है ना। आपको रेवेन्यू रिसीट हुई 3000 की, कैपिटल रिसीट हुई 1000 की,
रेवेन्यू रिसीट के लिए आपने खर्चा किया 1000 का, कैपिटल रिसीट के लिए आपने खर्चा किया 500 का। अब आपको टैक्स निकालना था, तो सिर्फ रेवेन्यू वाले लेने वाले हो, कैपिटल वाले तो नहीं लेने वाले ना, क्योंकि कैपिटल इनकम आपकी टैक्सेबल नहीं होती है। तो आपने 3000 इनकम ली। अब इसमें से आपको एक्सपेंसेस माइनस करने थे, तो ये 1000 तो आप माइनस करोगे, ठीक है। अब आप बोल दोगे कि हमें ये 500 भी एक्सपेंस माइनस करने दो, ये तो गलत हो जाएगा। जब आपकी ये इनकम हम टैक्सेबल नहीं कर रहे, तो ये एक्सपेंस को क्यों हम डिडक्शन दे दें। उसी तरह से जो इनकम टैक्सेबल है वही इनकम के एक्सपेंस की डिडक्शन मिलेगी, जो इनकम टैक्सेबल नहीं है उस इनकम के एक्सपेंस की डिडक्शन नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। समझ आया? कैपिटल रिसीट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की टैक्स ट्रीटमेंट। Capital receipt are to be charged to tax under the head capital gains and revenue receipt are taxable under other heads. Capital receipt वाला जो आपको taxable कहाँ पे होएगा, capital gains के अंदर, और revenue receipt जो भी specific heads के अंदर आते होंगे, salary, PGBP, IFOS, house property, जिसमें भी जाते होंगे उसमें डाल देना, और capital receipt सिर्फ capital gain वाले chapter में ही जाएगी। The Act does not provide exhaustive definition of the income expenditure. Thus, distinction between capital receipt and revenue receipt is not easily made. However, based on a number of judicial pronouncements, the following principles are worthwhile to note. क्या बोल रहे हैं कि आपको ना एक्ट में कहीं पे भी इनकम और एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन नहीं बताई है, और ना ही आपको ये बताया कि कैपिटल रिसीट कैपिटल इनकम क्या होता है, रेवेन्यू रिसीट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कहीं पे नहीं बताया इनकी डेफिनेशन। तो आपको थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा ना दोनों में डिस्टिंक्शन करना, जब आपको डेफिनेशन ही नहीं बताई है। बट कुछ उन्होंने ना जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट दिए हैं, मतलब कि कुछ ऐसे केसेस हुए हैं, केस लॉज हुए हैं, जिसके बेसिस पे उन्होंने जजमेंट की है कि कौन सी आइटम्स को हम कैपिटल कह सकते हैं, कौन सी आइटम को हम रेवेन्यू कह सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रिसीट्स, कौन सी रिसीट्स कैपिटल होंगी और कौन सी रिसीट्स रेवेन्यू होने वाली है। फर्स्ट है हमारे पास रिसीट इन लमसम और इन इंस्टॉलमेंट। Whether any income is received in lump sum or in installment, it will not make any difference as regards to its nature. चाहे आपको कोई रिसीट लंप सम में मिले, चाहे आपको कोई रिसीट इंस्टॉलमेंट में मिले, ये नहीं कह सकते कि मेरे को अगर रिसीट मेरे को लंप सम में इकट्ठी मेरे को किसी चीज़ की अमाउंट मिल गई है तो वो कैपिटल हो जाएगी, रेवेन्यू नहीं हो सकती। देखो, मुझे पर मंथ सैलरी मिलनी होती है 10,000, ठीक है। 10 मंथ्स बाद मेरे को कितनी सैलरी मिलनी चाहिए, 1 लाख, मतलब हर मंथ मेरे को 10,000 मिलेगी, तो 10 मंथ्स बाद टोटल 1 लाख हो जाएगी ना। अब एम्प्लॉयर ने क्या किया, एम्प्लॉयर ने ना मेरे को पिछले 10 मंथ्स की सैलरी नहीं दी, 10 मंथ्स बाद ना उसने मुझे इकट्ठी सैलरी दे दी 1 लाख, तो क्या ये 1 लाख आपका कैपिटल रिसीट हो जाएगा? नहीं, मुझे लमसम में कोई अमाउंट मिल रही है, दैट डजंट मीन कि वो कैपिटल रिसीट बन जाएगी, और कोई मुझे अमाउंट टुकड़ों टुकड़ों में मिल रही है, दैट डजंट मीन कि वो रेवेन्यू रिसीट बन जाएगी। लमसम में मिलना और इंस्टॉलमेंट्स में मिलना आपके जो एक्सपेंस है, जो रिसीट है, उसके नेचर में कोई डिफरेंस नहीं डालती है। एक तो आपने सैलरी वाली एग्जांपल देखी, सैलरी हमेशा रेवेन्यू रहेगी क्योंकि वो मेरा रेवेन्यू इनकम ही है ना, मैं काम कर रही हूँ, उससे रेवेन्यू आ रही है। कैपिटल और रेवेन्यू में जाने का मेन डिफरेंस क्या होता है, जो हमें डे टू डे वर्किंग से हमें इनकम हो रही होती है वो रेवेन्यू में आती है, जो हमें कभी कभी किसी इंसिडेंस पे कुछ ऐसा हो जाए, कोई इवेंट हो जाए, उससे इनकम हो, वो कैपिटल में जाती है। अब बस सैलरी तो डे टू डे वर्किंग्स में जा रही है, मैं सैलरीड एम्प्लॉई हूँ, मुझे 10,000 मिले पर मंथ, या 10 मंथ्स के बाद 1 लाख सीधा मिल जाए, ये मेरा कैपिटल रिसीट ही रेवेन्यू रिसीट ही रहने वाला है 1 लाख। वहीं देखो, मुझे ना, मैंने अपनी कार बेची, मैं सैलरीड एम्प्लॉई हूँ, ठीक है, मेरे पास एक कार थी, मैंने वो अपनी कार बेच दी, 10 लाख की कार थी। मैंने जिस इंसान को बेची ना, उसने बोला मैं तेरे को ना इंस्टॉलमेंट्स में पैसे दूंगा, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है कि मैं तेरे को लमसम में 10 लाख दे सकूं। उसने बोला मैं तेरे को 1 लाख पर मंथ दूंगा, 10 मंथ्स के लिए 1 लाख दूंगा, तो तेरे 10 लाख बन जाएंगे। अब मेरे को 1 लाख पर मंथ मिल रहा है, इंस्टॉलमेंट्स में मिल रहा है, तो क्या ये रेवेन्यू रिसीट हो जाएगी? नहीं, वो मुझे इंस्टॉलमेंट्स में मिल रहा है, दैट डजंट मीन कि वो रेवेन्यू रिसीट हो जाएगी, है तो वो कैपिटल ही ना, क्योंकि मेरा काम नहीं है ये कार सेल करना, मैंने अचानक से मेरे को कार सेल करनी पड़ी है, तो ये कैपिटल रिसीट में आएगी, रेवेन्यू रिसीट में नहीं आएगी। वही बोल रहे हैं, रिसीट इन लमसम और इन इंस्टॉलमेंट्स इफेक्ट नहीं डालता है। An employee is to get a salary of 10,000 per month. Instead of this,
ही एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट टू गेट, ये जो मैंने आपको एग्जांपल बताई ना वही है, ये पढ़ लेना. नेचर ऑफ रिसीट इन द हैंड ऑफ ए रेसिपिएंट. Whether a receipt is capital or revenue will be determined in the hands of a person receiving such income. No attention will be paid towards the source from which the amount is coming. कहते हैं कि आपका जो रिसीट है वो रेवेन्यू है कि कैपिटल रिसीट है, वो डिपेंड करेगा जो पर्सन उसे रिसीव कर रहा है उसके हैंड्स में वो इनकम किस टाइप की है, और इस बेस पे वो डिपेंड नहीं करता कि किस सोर्स से इनकम आ रही है. जैसे देखो मैं सैलरीड एम्प्लॉई हूँ, मेरे लिए कार सेल करना, अब देखो जैसे मैंने आपको कार की एग्जांपल दी थी, मैं सैलरीड एम्प्लॉई हूँ, मैंने कार बेच के इनकम कमाई तो मेरे लिए वो कैपिटल रिसीट हो जाएगी. बट वहीं किसी का बिजनेस है कार सेलिंग का, वो ऐसे सेकंड हैंड कार लेता है और लोगों को बेचता है, तो उस केस में उससे कार से आने वाली इनकम उसकी रेवेन्यू रिसीट हो जाएगी. ये नहीं कह सकते कि कार बेच के जो भी इनकम आ रही है वो रेवेन्यू, वो कैपिटल ही रहेगी. किसी के लिए ये सोर्स से इनकम रेवेन्यू हो सकती है, किसी के लिए ये सोर्स से इनकम कैपिटल हो सकती है. अभी यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल लिखी है वो देखो, मैंने अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे करनी है, ठीक है, मेरा बिजनेस है, मैंने अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे करनी है. अब अगर मैं सैलरी प्रॉफिट में से, पहले केसेस में मेरे पास प्रॉफिट बहुत ज़्यादा आता था तो मैंने अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी प्रॉफिट में से पे कर दी, तो ये एम्प्लॉयज़ के हाथ में जो है ये रेवेन्यू इनकम हुई. ठीक है, इस साल मेरे पास प्रॉफिट नहीं है तो मैंने इस साल अपनी कैपिटल में से पैसे पे किए एम्प्लॉयज़ को एज अ सैलरी. क्या अब इन एम्प्लॉयज़ के हाथ में वो सैलरी कैपिटल रिसीट हो जाएगी? नहीं, रेवेन्यू रिसीट ही रहेगी. आपके सोर्स ऑफ इनकम पे नहीं डिपेंड करता कि आपकी जो रिसीट है वो कैपिटल है या रेवेन्यू. जिस पर्सन के हैंड में वो इनकम जा रही है ना, उसके लिए वो कैसा नेचर है उससे डिपेंड करेगा कि आपकी रिसीट कौन से नेचर की है. थर्ड देखो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट. द नेम गिवन टू द ट्रांजैक्शन बाय द पार्टीज इन्वॉल्व्ड or its treatment in the books of accounts may not alter its character as capital or revenue. आप अपनी books of accounts में revenue receipt को capital receipt डाल के एंट्री डाल दोगे, that doesn't mean कि वो आपकी receipt capital receipt हो जाएगी. वो revenue है तो revenue ही रहेगी. आप transaction को कुछ भी नेम दो, नेम गिवन टू द ट्रांजैक्शन बाय द पार्टीज इन्वॉल्व, जो पार्टीज इन्वॉल्व हैं उस ट्रांजैक्शन में, वो उस ट्रांजैक्शन को कुछ भी नाम दो, चाहे और अपनी बुक्स में कुछ भी ट्रीटमेंट करो उनका, चाहे आप उसे रेवेन्यू दिखा दो, कैपिटल को आप रेवेन्यू दिखा दो, वो कैपिटल ही रहेगी. आपके नाम देने से, अलग नाम देने से या अलग ट्रीटमेंट दिखाने से उसका नेचर नहीं बदल जाएगा. मैग्नीट्यूड ऑफ रिसीट. The magnitude of the receipt, whether big or small, cannot decide the nature of the receipt. आपको रिसीट मिल रही है वो बिग मिल रही है, मतलब कितनी बिग अमाउंट में मिल रही है, स्मॉल अमाउंट में मिल रही है, वो डिसाइड नहीं करता कि रिसीट का क्या नेचर होने वाला है. जैसे मैंने आपको वही सैलरी वाली एग्जांपल दी थी, मेरे को सैलरी अगर 1 लाख मिल रही है या फिर मंथली 10,000 मिल रही है, तो 10,000 कम अमाउंट है, 1 लाख ज़्यादा अमाउंट है, तो क्या मुझे ज़्यादा अमाउंट मिल रही है तो क्या ये कैपिटल रिसीट हो जाएगी? नहीं. आपको कितना अमाउंट मिल रहा है वो मैटर नहीं करता कि आपका जो रिसीट है वो कैपिटल है या रेवेन्यू रिसीट है. नेक्स्ट है हमारे पास टाइम ऑफ रिसीट. द नेचर ऑफ रिसीट हैज़ टू बी डिटरमाइंड एट द टाइम when it is received and not afterwards. जिस टाइम पे आपको रिसीट मिली है ना, उस टाइम पे, रिसीव होने के टाइम पे आपके रिसीट का क्या नेचर था, उससे आपकी रिसीट का नेचर देखा जाएगा. उसके बाद किसी और के लिए वो रिसीट अगर रेवेन्यू से कैपिटल हो जाए तो वो मैटर नहीं करता, रिसीट का वो नेचर चेंज नहीं करेगा. इसमें एग्जांपल देखो, मैं हूँ एम्प्लॉई हूँ, मुझे ये बिज़नेस से सैलरी मिल रही है, एम्प्लॉई को, मैं एम्प्लॉई हूँ, मुझे यहाँ से सैलरी मिली है, मेरे लिए ये जो रिसीट है ये रिसीट है रेवेन्यू रिसीट. अब मैं किसी की मैरिज पे गई और मैरिज पे जाके मैंने उन्हें यही सैलरी 50,000 एज अ गिफ्ट दे दी, तो इस पर्सन को ये जो 50,000 मिले हैं इसके लिए ये कैपिटल रिसीट है. बट पहले तो ये रेवेन्यू रिसीट थी ना, तो ये 50,000 रेवेन्यू रिसीट ही रहेगी, कैपिटल रिसीट नहीं होगी. जिस टाइम आपको रिसीव हो रही है उस टाइम क्या नेचर था वो मैटर करता है. क्वालिटी ऑफ रिसीट. Whether the income is received voluntarily or under a legal obligation, it will not make any difference as regards its nature. मुझे, ये राम है हमारा, ये श्याम है, ठीक है,
इसका बिज़नेस है, राम का शू बिज़नेस है। इसने शाम को शू सेल किए थे, काफ़ी ज़्यादा बल्क में ऑर्डर लेके गया था ये शाम से, और इसके बदले से इसे शाम को पे करने थे राम को 20 लाख रुपीज़। ठीक है, तो ये 20 लाख इसकी रेवेन्यू रिसीट होने वाली है, क्योंकि ये तो इसका बिज़नेस है नॉर्मल। बट इसने उस टाइम पे ये 20 लाख रुपीज़ नहीं दिए, डिफ़ॉल्ट कर दिया। फिर ये केस गया कोर्ट में। कोर्ट में शाम को बोला गया कि तेरे को 20 लाख रुपीज़ देने हैं। तो अब उसने 10 साल बाद ये कोर्ट में केस सॉल्व हुआ, और 10 साल बाद इसने इसे 20 लाख रुपीज़ दिए। तो क्या ये 20 लाख आपका कैपिटल रिसीट हो जाएगा? नहीं, ये आपका रेवेन्यू रिसीट ही रहेगा। वही बोला कि चाहे आपको खुद से किसी पर्सन ने पैसे दिए हैं, चाहे लीगल ऑब्लिगेशन के अंडर दिए हैं, वो मैटर नहीं करता कि आपकी रिसीट रेवेन्यू है कि कैपिटल है। जो आपके हैं कि अगर डे टू डे बेसिस पे है तो रेवेन्यू है, अगर डे टू डे बेसिस पे नहीं है तो कैपिटल है, वही वाला रहेगा आपका। टेस्ट एज टू द पर्पस ऑफ कीपिंग एन आर्टिकल। इसका मतलब है कि आपने जो अपना सामान है वो किस नेचर से रखा हुआ है। अगर कोई एक स्कल्पचर है, ये एक ड्राइंग है, अगर ये मैंने अपने हाउस की डेकोरेशन के लिए रखा है और इसे मैं बाद में सेल करती हूँ, तो मुझे इससे होने वाली इनकम कैपिटल रिसीट रहेगी। बट वही एक आर्टिस्ट है, उसने वो अपना ये ड्राइंग सेल की है, तो उसके लिए ये रिसीट रेवेन्यू रिसीट है। आर्टिस्ट ने इसे एज अपना स्टॉक रखा हुआ था, मैंने एज अ डेकोरेशन रखा हुआ था, तो मेरे लिए ये कैपिटल एसेट था, बट आर्टिस्ट के लिए ये रेवेन्यू रिसीट रहेगी। तो किस नेचर से आपने उस एसेट को अपने पास रखा है वो भी डिपेंड करता है आपकी नेचर ऑफ रिसीट डिटरमाइन करने में। नेक्स्ट आ जाओ अब अपने एक्सपेंस के ऊपर। कैपिटल एसेट बिलोंगिंग टू द थर्ड पार्टीज। Even though expenditure results in the creation of a capital asset, if the capital asset belongs to a third party, such person will be treated as a revenue expenditure. Such expense will be treated as a revenue expenditure. मैंने शाम से एक बिल्डिंग ली थी रेंट पे, ठीक है, ये शाम की बिल्डिंग है, राम ने रेंट पे ली हुई है। बाद में राम ने सोचा कि इस बिल्डिंग के ऊपर एक और फ्लैट बनाया जाए, तो राम ने भले कैपिटल एक्सपेंडिचर ही किया ना, कोई भी फ्लैट बनाना ये कैपिटल एक्सपेंडिचर ही है, उसने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, बट ये थर्ड पार्टी के लिए था ना, शाम के लिए था ना, उसके अपने लिए नहीं था। तो इसीलिए ये जो उसने फ्लैट बनाया कैपिटल एक्सपेंडिचर होने के बावजूद ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही रहेगा। कैपिटल एसेट बिलोंगिंग टू थर्ड पार्टी। प्रॉफिट अर्निंग प्रोसेस, where the ongoing expenditure is so related to the carrying on the business that it may be regarded as an integral part of the profit making process and not for the acquisition of an asset, the expenditure may be regarded as revenue expenditure। जहाँ पे आपका जो एक्सपेंस है वो बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करने के लिए हो रहा है, आपके बिजनेस के डे टू डे प्रोसेस में हो रहा है, और ये आपके बिजनेस का इंटीग्रल पार्ट है, मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके बिना आपका बिजनेस ही नहीं चलेगा, तो उस एक्सपेंस को हम रेवेन्यू एक्सपेंस कहते हैं। फिक्स्ड कैपिटल वर्सेस सर्कुलेटिंग कैपिटल। An expense may be regarded as a capital nature when it is related to a fixed capital, whereas if it is related to a circulating capital or stock in trade, it would be treated as revenue expenditure। circulating capital मतलब आपके जैसे स्टॉक होते हैं, ये सर्कुलेट करते हैं ना, आज आए हैं कल जाएंगे, आज आए हैं फिर से कल जाएंगे, तो आपके ये सर्कुलेटिंग कैपिटल है, इसे हम वर्किंग कैपिटल भी कहते हैं, स्टॉक वगैरह मेरे। अगर आप इसके ऊपर कोई एक्सपेंस कर रहे हो तो वो रेवेन्यू नेचर का ही एक्सपेंस है, बट आप अगर फिक्स्ड कैपिटल के ऊपर कोई एक्सपेंस कर रहे हो तो वो कैपिटल एसेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर ऑन रिमूविंग रिस्ट्रिक्शन, वेयर द असेसी हैज़ एन एग्जिस्टिंग राइट टू कैरी ऑन अ बिजनेस, any expenditure made by it during the course of business for the purpose of removal of any restriction or obstruction would be on a revenue account provided the expenditure does not result in acquisition of any capital asset। अगर आपका कोई ऑनगोइंग बिजनेस है, उसके ऊपर आपको कोई लीगल ऑब्लिगेशन लग गई है, उस लीगल ऑब्लिगेशन को रिमूव करने के लिए आपने कोई एक्सपेंडिचर किया है, तो उसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही कहते हैं। मेरा शू बिज़नेस था, मैंने अपने किसी सप्लायर के साथ डिफ़ॉल्ट कर दिया, उसे मैंने पेमेंट नहीं की टाइमली, तो उसने मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, कोर्ट में केस गया और कोर्ट ने मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि आप जब तक इसकी पेमेंट नहीं करते हो आप किसी से कोई लाइबिलिटी इंकर नहीं कर पाओगे,
आपके जो भी पैसे आएंगे वो डायरेक्ट सप्लायर के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो ये रिस्ट्रिक्शन लग गई है आपके ऊपर कि आप अब बिज़नेस नहीं कर सकते हो। अब आप उस रिस्ट्रिक्शन को हटाने के लिए कोई एक्सपेंस करते हो, आप अपना डे टू डे बिज़नेस चलाने के लिए कोई एक्सपेंस कर रहे हो ना, तो वो एक्सपेंस आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही रहेगा, प्रोवाइडेड द एक्सपेंडिचर डज नॉट रिजल्ट इन द एक्विजिशन ऑफ एनी कैपिटल एसेट। मतलब अगर आप वो कोई एक्सपेंस कर रहे हो अपना लीगल रेस्ट्रिक्शन हटाने के लिए, बट उसके लिए आपको कोई कैपिटल एसेट एक्वायर करना पड़ रहा है, तो उसे तो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर ही कहेंगे। जैसे मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी थी, मेरी जो फैक्ट्री थी ना वो पॉइजनस गैस में डील करती थी, मतलब मैं पॉइजनस गैस जनरेट करती थी। तो उसके जैसे सोचो मैं सिलेंडर गैस जनरेट करती हूँ, मेरी फैक्ट्री है सिलेंडर गैस जनरेट करने की, तो उसके लिए अब पहले मेरे पास कुछ सेफ्टी मेजर्स नहीं थे एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी के लिए। तो अब मेरा जो केस हुआ मेरी कंपनी के ऊपर, कोर्ट में गया, कोर्ट ने बोला कि जब तक आप एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी मेजर्स के लिए कोई मशीन नहीं इंस्टॉल कर लेते तब तक आप अपना बिज़नेस कैरी ऑन नहीं कर सकते हो। अब मैं लीगल ऑब्लिगेशन हटानी है, अपनी बिज़नेस चलाने के लिए लीगल ऑब्लिगेशन हटानी है, बट इस लीगल ऑब्लिगेशन को हटाने के लिए मुझे मशीन एक्वायर करनी पड़ेगी। तो मैं भले लीगल ऑब्लिगेशन हटाने के लिए एक्सपेंस कर रही हूँ बट कोई कैपिटल एसेट एक्वायर कर रही हूँ, तो इसीलिए ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। If the expenditure is incurred for ensuring the regular supply of raw material, maybe for period extending over several years, it is on a revenue account। मैं कोई ऐसा एक्सपेंडिचर कर रही हूँ जिससे मेरे रॉ मटेरियल की रेगुलर सप्लाई हो जाएगी, भले वो मेरा कैपिटल नेचर का क्यों ना हो, उसे हम रेवेन्यू एक्सपेंस ही कहेंगे। मेरी फैक्ट्री है, अब मेरे को रॉ मटेरियल चाहिए, मैं जिस सप्लायर को रॉ मटेरियल के लिए बोलती थी ना, जो उसका ट्रक वाले हैं ना, वो सप्लाई करने में बहुत टाइम लगा देते थे और मेरी प्रोडक्शन डिले होती थी। इसीलिए मैं अपना खुद का ट्रक खरीद के लेके आई। मैं है वो कैपिटल नेचर का, मुझे बेनिफिट देने वाला है सेवरल ईयर्स के लिए, मोर देन 1 ईयर के लिए बेनिफिट देने वाला है, बट मैं उसे रेवेन्यू अकाउंट ही ट्रीट करूँगी। When an owner incurs expenditure on addition in a building which enhance its value, the expenditure can be of a capital nature. But if a tenant incurs an expenditure on a rented building for its renovation, he does not acquire any capital asset because the building does not belong to him, and ordinarily such an expenditure will be of a revenue nature। जो हमने पहली एग्जाम्पल पढ़ी थी ना, वही है ये 6th की एग्जाम्पल। और इसी के साथ हमारा कैपिटल और रेवेन्यू वाला टॉपिक ख़त्म होता है। हमने देख लिया कि इनकम टैक्स में कैपिटल रिसीट और कैपिटल पेमेंट क्या होती है, रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू पेमेंट क्या होती है, और उसकी टैक्स ट्रीटमेंट क्या होती है। अब हम इसी के साथ आपको नेक्स्ट क्लास मिल जाएगी, ये वाली क्लास यहीं पे ख़त्म होगी जिसमें हम रेजिडेंशियल स्टेटस वाला चैप्टर करेंगे।